नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है देश। फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर होगा इंजन निर्माण का काम। नई दिल्ली में 3 और 4 सितंबर को होगी जीएसटी परिषद की बैठक। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार दिवाली से पहले दरों में कटौती और रिफॉर्म लागू करने की होगी कोशिश। ट्रंप ने फिर दी रूस पर प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की धमकी। यूक्रेन में शांति समझौता करने के लिए दिया 2 सप्ताह का समय। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की याद में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसरो की ओर से दिल्ली में होगा मुख्य समारोह। और कोलकाता में आज डुरंड कप का खिताबी मुकाबला। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का डायमंड हार्बर से होगा सामना। सभी खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देकर एक मजबूत रक्षा तंत्र का निर्माण कर रहा है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि देश 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान निर्मित करने और विमान के इंजन का विनिर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ देश में इंजन का विनिर्माण शुरू होने जा रहा है। सरकार ने 66,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस युद्धक विमानों के विनिर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक नए आदेश की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकार निजी क्षेत्र के लिए विकास के अनुकूल वातावरण भी प्रदान कर रही है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन आगामी 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़े भारत के इस सबसे बड़े आयोजन में 33 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने बताया कि सेमिकॉन इंडिया की प्रदर्शनी में दुनिया भर के 350 से ज्यादा कंपनियों के स्टॉल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के प्रति वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने साथ ही कहा कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए भारत का पहला चिप इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। We will be seeing a substantial amount of enthusiasm which is being displayed by members of the semiconductor industry from across the world. Many companies, academic institutions, research institutions, all of who are expected to be at this event. Further, I think this also builds on the success story of India's semiconductor mission. As you're well aware, 10 projects have been cleared and are at various stages of implementation. Before the end of this year, we should be seeing the first commercially India-made chips, which will come out of some of the facilities that are being built currently. जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को राजधानी दिल्ली में होगी। इस बैठक में जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब पर लाने के प्रस्ताव पर फैसला किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की ये बैठक होगी। बैठक के दोनों दिन के सत्र सुबह 11 बजे शुरू होंगे। जीएसटी परिषद की विचार विमर्श से एक दिन पहले 2 तारीख को अधिकारियों की एक बैठक होगी। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले इसे लागू किया जाएगा। आपको बताएं कि इसका उद्देश्य जीएसटी में मौजूदा टैक्स स्लैब को घटाकर 5% और 18% करना है। नए जीएसटी स्ट्रक्चर में 2 दरें मेरिट और स्टैंडर्ड होंगी। अब इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की बैठक में ही लिया जाएगा। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए कहा था
कि सरकार दीपावली तक जीएसटी का एक बड़ा तोहफा देश को देगी और उसी कड़ी में ये बैठक होगी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गांव में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जहां मिनी ट्रक ने एलपीजी से भरे टैंकर को टक्कर मार दी। इसके बाद टैंकर पलट गया और उसमें धमाका होने के बाद आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति के हताहत होने की सूचना है। कई अन्य लोग घायल हुए हैं। आग बुझाने के लिए तुरंत दमकल गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई है। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟਡ ਨੇ ਔਰ ਅੰਡਰ ਵਿਦ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟਡ ਨੇ। कोई सीरियस भी नहीं, कोई लाइटली बर्नड भी नहीं। सारे डॉक्टर साहिबान, सारी मेडिकल फैसिलिटीज, दवाई और सारा अरेंजमेंट इन प्लेस है, उत्थे इलाज चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अपने विश्वास पात्र सर्जियो गोर को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। इसके साथ ही सर्जियो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी होंगे। सर्जियो गोर एरिक गॉर्सेटी की जगह लेंगे, जिन्होंने मई 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। यह ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में किया। गोर वर्तमान में व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर हैं। ट्रंप ने सर्जियो गोर को अपना करीबी सहयोगी, मित्र और विश्वास पात्र बताया, जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए ये जरूरी है कि उनके पास ऐसा व्यक्ति हो जो उनके एजेंडे को पूरी तरह लागू कर सके। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की दूसरी वर्षगांठ पर आज देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष वीडियो संदेश भी जारी किया जाएगा। ये समारोह केवल पिछली उपलब्धियों का जश्न मनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्पेस विजन 2047 और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा के जरिए भविष्य की रूपरेखा भी तय करेगा। दिन भर चलने वाले इस आयोजन में अंतरिक्ष उद्योग, स्टार्टअप्स और युवा प्रतिभाओं को एक मंच पर लाया जाएगा, जो भारत के बढ़ते अंतरिक्ष प्रभुत्व को दर्शाता है। कोलकाता में जापान के उप उच्चायुक्त अशिदा कात्सुनोरी ने डीडी न्यूज के संवाददाता तापस भट्टाचार्य से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत जापान सहयोग विकास की रफ्तार बढ़ा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी काउंसिल जनरल जापानीज एम्बेसी के, और कोलकाता मेट्रो का अभी 3 लाइन जो है उनका अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बात करेंगे इनसे। अशिदा सर, सबसे पहले तो ये बताइए, 3 मेट्रो लाइन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, आप खुद भी बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, ये कैसे? और इतना बड़ा काम जो आप लोगों ने ये प्राइम मिनिस्टर मोदी आए यहाँ पे और जापान खुद काम कर रहा है इंडिया के साथ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज के जो प्रोजेक्ट है, आपको भी पता होगा कि आधा जो हिस्सा है वो जापानीज गवर्नमेंट की ओर से कोऑपरेट किया गया है। और ये जो बड़ा प्रोग्राम के आगाज़ में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब तशरीफ लाए हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आशिदा सर, इतनी अच्छी हिंदी आप बोल देते हैं, भारतवासियों को ये जानना जरूरी, वो जानना चाहेंगे कि इतनी अच्छी हिंदी आपने कहाँ सीखी? मैंने यूनिवर्सिटी में हिंदी सीखी थी। और जैसे ओसाका यूनिवर्सिटी में,
और उसके बाद इसी इलाके में आने जाने से कोई हाँ 14। ये जानना जरूर चाहिए कि आपने कहा प्रधानमंत्री ये जो तीनों प्रोजेक्ट किया है और जापान आधा पैसा इसमें लगा भी रहा है, इसके साथ साथ एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी है जिसमें जापान बहुत काम कर रहा है भारत के साथ, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताएं। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये बहुत सबसे बड़ा होगा। दोनों ही देश बहुत पहले से काम कर रहे हैं, बुद्धिज्म में एक साथ है, रिलीजन में है, मॉडर्न मार्वल्स हम लोग तैयार कर रहे हैं इस तरीके के, और क्या क्या चीज़ें जो दोनों देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री का एक दौरा भी होने वाला है जापान में, क्या क्या चीज़ें और बात की जा सकती है। संयोग में आज ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री साहब जापान जा रहे हैं और मैंने कहा है कि हिस्टोरिकली बुद्धिज्म के से लेकर अब आईटी के फील्ड में भी हमारा कोऑपरेशन है बहुत बढ़ गया है, यानी पुराने ज़माने से लेकर मुस्तकबिल आइंदा भी ये मुसलसल ये लगातार किया जाएगा। जापान और भारत एक दूसरे के साथ आईटी से लेके बुद्धिज्म से लेके मॉडर्न मार्वल्स जो इस तरीके के कोलकाता मेट्रो हम देख पा रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि दोनों विकसित भारत का जो भारत का सपना है उसमें भारत का बहुत बड़ा मदद जापान की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राणा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, कोलकाता। और संसद से पारित और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 अब कानून बन गया है। इसके तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हमीरपुर के युवाओं और अभिभावकों सहित हर वर्ग के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस कानून का स्वागत किया है। केंद्र सरकार का एक सामाजिक दृष्टिकोण से नवयुवकों को संभालने के लिए, बर्बादी से बचने के लिए, घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत आवश्यक कदम भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है। ये सभी परिवारों की सुरक्षा करेगा एवं बच्चों को रास्ते से बिगड़ने के लिए बचाएगा। जो बच्चे और युवा आज की तारीख में ये गेम खेलते थे उनको इसकी लत लग जाती थी, और लत लगने से होता क्या, और एक स्थिति ऐसी आती थी कि जब वो बिल्कुल से वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे होते थे तो कोई उनको निर्णय नहीं दिखाई देता था और वो अपनी आत्महत्या तक करने में मजबूर हो जाते थे। कई केसेस ऐसे सामने देखे गए इन गेम से कि पैसा तो बर्बाद हुआ ही है और साथ में जान भी लोगों की गई है। तो ये सरकार ने जो फैसला लिया है, जो बिल पारित किया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय कहेंगे कि लोगों की ज़िंदगियां बच जाएंगी और वित्तीय समस्याएं जो ऐसे लोग जिनकी लत पड़ती थी वो इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। भारत सरकार का ये सराहनीय कदम है। जो बच्चे और युवा जो है बर्बाद हो रहे थे ऑनलाइन गेम खेल करके, वो अब अपने समय का सही से यूटिलाइज कर पाएंगे। जो लड़के और युवा छात्र छात्राएं अपना समय बर्बाद करके पढ़ाई कर रहे थे वो गेम में लगे रहते थे, अब वो पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे काम कर रहे थे कहीं अपने काम में मन लगाएंगे। ये बहुत अच्छा सरकार ने किया है। केंद्र सरकार को मैं बधाई धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह कदम उठाया है। सरकार ने जो ये कदम उठाया है बहुत सराहनीय कदम है। इससे तमाम परिवार टूटने से बच जाएंगे, बिखरने से बच जाएंगे, तमाम परिवारों का भला हो जाएगा। लोग सट्टा खेलते थे, इसके बाद जाकर के घर में कलह करते थे, इसलिए केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा किया है और सराहनीय कदम है, इसलिए केंद्र सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बस्तर में बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान और गेल गैस लिमिटेड की ओर से एक सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। देखिए डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के चोकावाड़ा गांव में बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS और गेल गैस लिमिटेड यानी GGL की ओर से जन आरोग्यम सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। चोकावाड़ा बस्तर जिले के जगदलपुर तहसील में स्थित एक गांव है जो लगभग 1532 की आबादी वाला आदिवासी प्रधान क्षेत्र है। यहाँ लगाए गए शिविर का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाना है। चौकावाड़ा में अनीमिया और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का स्पेशल कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसमें बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान का विद कोलैबोरेशन ऑफ गेल के साथ कर रहे हैं और बिश्नौली संस्थान तो पिछले 1 साल से जिला बस्तर में काम कर रहे हैं। जन आरोग्यम सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर में विशेष ध्यान गैर संचारी बीमारियों पर दिया गया, जिनमें एनीमिया, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां प्रमुख रहीं।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक परामर्श दिया। साथ ही लाभार्थियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गयीं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पहले इलाज के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, लेकिन कैंप में इलाज अपने ही क्षेत्र में मुहैया हो पा रहा है। यहाँ पे आए हैं इलाज करने, अच्छा लगा कि मतलब मेडिकल खुला और दवाई वगैरह मिला। जा नहीं पाते थे, किसके पास पैसा था किसके पास नहीं था, तो नहीं जा पाते थे। बहुत खुश है, आ रहे हैं तो डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, हमको दवाई दे रहे हैं। वहीं BSGSS की CEO नंदिता बख्शी ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत की नींव है। इसी सोच के साथ बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र चला रहा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र चलाती है। चोकावाड़ा गांव में एक बहुत बड़ा एनीमिया, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए कैंप किया गया और हमें यहाँ पे काम करके बहुत संतुष्ट है। गेल के निदेशक ने कहा कि कंपनी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे। This will go a long way in addressing the health needs of the residents in this area. It's a matter of immense satisfaction that the Jan Arogyam team of the NGO has gone all out to cover a large area in the region. यह स्वास्थ्य शिविर न सिर्फ ग्रामीणों के लिए तात्कालिक राहत लेकर आया है, बल्कि इस शिविर ने यह संदेश भी दिया कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अब शहरों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचेंगी। इस कैंप के माध्यम से दूर दराज से लोग आकर अपना यहाँ पर बेहतर इलाज कर रहे हैं। अपने कैमरा से होगी मनोज लोखंडे के साथ सोमेश पटेल, DD न्यूज, बस्तर। बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया भर में यूथ पार्लियामेंट यानी युवा संसद का आयोजन किया जाता है ताकि भावी पीढ़ी के विचारों को समझा और जाना जा सके, उन्हें आम जनता के मुद्दों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले काफी वर्षों से विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है। इस साल भी दिल्ली के विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह संसद भवन परिसर के बाल योगी सभागार में आयोजित किया गया। दिल्ली के विद्यालयों के लिए 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय कार्य मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे। युवा संसद प्रतियोगिता में दिल्ली के यमुना विहार के सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने पहला पुरस्कार हासिल किया। पुरस्कार वितरण समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित दिल्ली के विद्यालय के अधिकारियों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति में विजेता टीम ने युवा संसद की बैठक का पुनः प्रदर्शन किया। युवा संसद के प्रदर्शन के दौरान विजेता टीम ने उपस्थित लोगों का पूरी तरह से अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवा ही देश का वर्तमान है और इस तरह से अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवा ही देश का वर्तमान है और इस देश का भविष्य भी युवा ही है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट में डिबेट के रूल्स
उसके बारे में जो हमारी यंगर जनरेशन है वो बहुत सीखती है। पहले ये स्कूल में प्रोग्राम होता है, फिर इसका कंपटीशन होता है, उसमें जो विनर होते हैं उनको हम यहाँ बुलाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को या जो पार्लियामेंट में डिबेट होती है उसको यंगर जनरेशन तक पहुंचाने का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का। हम स्वच्छता की, पर्यावरण संरक्षण की जब हम शपथ दिलाते हैं तो हमारा जो जिसको हम प्रधानमंत्री जी ने लाइफ कहा है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, ये भी यंगर जनरेशन में बहुत शानदार भाव जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को एक बार फिर धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन में 2 हफ्ते में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं होती है तो वो रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ये धमकी अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक के 1 हफ्ते बाद मॉस्को के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए दी गई। ट्रंप ने कहा कि इस हफ्ते यूक्रेन में एक कारखाने पर रूस के घातक हमले से वो नाखुश थे। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप को लेकर कोलंबो स्थित सीआईडी कार्यालय में बयान दर्ज कराने गए थे, जहां उनकी गिरफ्तारी हुई। 26 अगस्त तक विक्रमसिंघे जेल में रहेंगे। विक्रमसिंघे ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये जांच सितंबर 2023 में उनकी लंदन यात्रा से जुड़ी है, जहां वो अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के वॉल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। जांचकर्ताओं का दावा है कि इस यात्रा और सुरक्षा खर्चों के लिए उन्होंने सरकारी धन का इस्तेमाल किया था। हालांकि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने इन आरोपों का खंडन किया है। और अब खबरें खेल जगत से। डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 20वें संस्करण का फाइनल मुकाबला आज कोलकाता में खेला जाएगा। किताबी मुकाबले में गत विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सामना पहली बार फाइनल में पहुंची डायमंड हार्बर एफसी से होगा। ये मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। चैंपियन टीम को इस बार रिकॉर्ड 1.21 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये 137 साल पुराने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ी इनामी राशि होगी। डुरंड कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फाइनल मैच से पहले पूरी प्राइज मनी का ऐलान किया। इस साल डीसीओसी ने इनामी राशि में 250% बढ़ोतरी की है। पिछले सीजन के 1.2 करोड़ रुपए से इस बार इनामी राशि को बढ़ाकर रिकॉर्ड 3 करोड़ रुपए किया गया है। महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है और इसमें कुल 8 टीमों को हिस्सा लेना है। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही इसके शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया है। बेंगलुरु में हुई भगदड़ के बाद अब आईसीसी ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मुकाबलों को नवी मुंबई के मैदान पर शिफ्ट करने का फैसला किया है। 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला बेंगलुरु के मैदान पर होना था, जो अब गुवाहाटी के मैदान पर खेला जाएगा। वहीं इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला भी 3 अक्टूबर को होना था, जो अब गुवाहाटी में होगा। और अब बात करते हैं यूपी के युद्ध संग्रहालय की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में नगर निगम एक भव्य युद्ध संग्रहालय का निर्माण कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों की गाथा को संजोकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। युद्ध संग्रहालय का निर्माण लगभग 80% पूरा हो चुका है और दीपावली तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। क्या कुछ खास है इस युद्ध संग्रहालय में, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव की इस खास रिपोर्ट में। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पीतल नगरी मुरादाबाद को अब एक नई पहचान और मिलने जा रही है। मुरादाबाद नगर निगम एक युद्ध संग्रहालय का निर्माण करवा रहा है, जिसमें आजादी के बाद से लेकर करगिल युद्ध और हाल के सैन्य अभियानों तक भारतीय सेना की वीरता की झलक देखने को मिलेगी। युद्ध संग्रहालय की परिकल्पना को मूर्त रूप देने वाले मुरादाबाद के नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल के मुताबिक युद्ध संग्रहालय का मकसद युवाओं और बच्चों में देशभक्ति और अनुशासन की भावना जगाना है।
साथ ही यह जगह इतिहास और सैन्य अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए एक ज्ञान के केंद्र के रूप में काम करेगी। ये जो युद्ध संग्रहालय है, ये अपनी तरीके का देश का पहला ऐसा डिजिटल संग्रहालय है जिसमें तीनों सेनाओं के बलिदान और उनके शौर्य का वर्णन भी है। सन 47 से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक की चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। साथ ही इसमें अलग अलग टेरेन में किस तरीके से सेना लड़ती है और किस तरीके से देश की रक्षा करती है, उस टेरेन वॉरफेयर को भी एक्चुअल टेरेन बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही लोंगेवाला की लड़ाई, जो कि बहुत ही आइकॉनिक लड़ाई मानी जाती है 1971 की, उसके लिए हमने पूरा एक सेक्शन डेडिकेटेड करते हुए एक्चुअल ट्रेंच का निर्माण किया है और ट्रेंच में सैनिक कैसे लड़ते हैं और क्या परिस्थितियां होती हैं उसको दिखाने का भी प्रयास किया गया है। कुल मिला के हमारी ये कोशिश रही है कि इस युद्ध संग्रहालय को केवल यूपी ही नहीं, देश के लोग देखने के लिए मुरादाबाद आएं। इस युद्ध संग्रहालय की खासियतों की बात करें तो 10 एकड़ भूमि में स्थापित किए जा रहे संग्रहालय में ओपन थिएटर, डिजिटल और इंटरैक्टिव गैलरी, लाइट एंड साउंड शो और थिएटर जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही मशीन गन, तोप, वर्दी, जंगों में उपयोगी गाड़ियां जैसे प्रदर्शन योग्य सैन्य उपकरण शामिल होंगे। 1965 भारत पाक युद्ध में प्रयुक्त T-55 टैंक के 2 मॉडल स्थापित किए जा चुके हैं। MiG-27 फाइटर जेट जो कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हुआ था उसको भी स्थापित किया जा रहा है। INS विक्रांत से संबंधित वस्तुएं, पनडुब्बी मॉडल, मिसाइल और अन्य सैन्य मॉडल भी जल्दी संग्रहालय की शोभा बढ़ाएंगे। टैंक, एक MiG-27, साथ ही जो डिफेंस की हमारी PSUs हैं, MDL, HAL इत्यादि, इनसे हमें एक्चुअल स्केल्ड मॉडल के वॉरशिप, हेलीकॉप्टर, तेजस विमान के मॉडल, ये सब मिल चुके हैं और इनको लगाया जा रहा है। युद्ध संग्रहालय के बन जाने से मुरादाबाद में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह युद्ध संग्रहालय न केवल शहीदों की याद को जीवित रखेगा, बल्कि समाज में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को भी मजबूत करेगा। मुरादाबाद से अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली।